बच्चों, ऐसे तो आपको हर चीज़ की शिक्षा रोज विद्यालय में कुछ ना कुछ दिया जाता है, लेकिन हम इस विद्यालय का सौभाग्य समझेंगे कि कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग उपस्थित हो जाते हैं जिनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। आपको इससे पहले भी एक बार हम लोग मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल होता होगा, एक साल होता होगा लगभग कि इस सड़क से आर्मी के कुछ जवान जा रहे थे, तो वो देखकर इस विद्यालय पर रुके, आपको देश के प्रति जागरूक होने की जानकारी दी और कुछ बातें बताई। इसी तरह सर आज हम लोग के बीच में उपस्थित हुए, जिनका नाम श्री राकेश कुमार पांडे और ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और अपने कार्य को और अपने बारे में आप खुद ही थोड़ा हम लोगों को बताएंगे। हाँ, और जो ये सर बताएंगे आप लोगों को उसे ध्यान से सुनिएगा, कोशिश ये कीजिएगा सुनने के साथ साथ उसको आजीवन अपने दिमाग अपने दिल में बसा कर रखिएगा, उस कार्य को करते रहिएगा जो सर बताएंगे, क्योंकि जानते हैं ज्ञान कब किसे कहाँ से मिलता है ये कोई नहीं जानता। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक बच्चों ना? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं यादव जी को और यहाँ पे उपस्थित सारे टीचर्स को थैंक यू देना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इतने कम समय में मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर सकूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में ये होगा कि आखिर ये प्रोग्राम है कैसा, राइट? तो ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, ये बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग, और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल जो ज़िंदगी में आपको इस वक्त और आने वाले समय में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपको किसी टाइट ढक्कन होता है ना, उसको खोलने के लिए हाथ से नहीं खुलता है, तो हमें क्या चाहिए? एक टूल चाहिए। क्या चाहिए? टूल, कोई औजार। वो चम्मच भी हो सकता है, कोई लोग स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, कई लोग नाखून से खोलते हैं। तरीका सबका अलग होता है, लेकिन मकसद क्या होता है? खोलना। तो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हमें हैंडल करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया होगा आपके लिए, लेकिन आप इसको इस ढंग से नहीं सोचे होंगे जिस ढंग से आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है हमारा किशोरावस्था, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। किशोरावस्था उम्र की वो दहलीज है जिसमें 9 से लेके 18 के बीच की उम्र होती है। कई किताबों में ये 10 से 18 या 10 से 19 भी हो सकती है। मेरी आवाज़ आखिरी तक आ रही है? आपको क्लियर है? पक्का? और जो आखिरी में बैठे हैं, आपको आवाज़ क्लियर है सर? आवाज़ क्लियर है? अगर किसी को आवाज़ ना आए या किसी टॉपिक पे आपको लगे कि उसको क्लियरेंस और क्लियर व्यू चाहिए, तो वो अपने हाथ उठा के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है? तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो किशोर अवस्था को 9 से 18 गिनता है, लेकिन हमारी NCERT, CBSE या गवर्नमेंट उसको बोलती है 10 से 18। यह अवस्था औसतम लोगों के बीच में होती है। ठीक है? और मैं ये मानता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम सब औसत या एवरेज लोग हैं। इनमें से कुछ बच्चे अधिक या फिर बोलेंगे चमत्कारी बच्चे हो सकते हैं, या उनमें एक स्पेशल टैलेंट हो सकता है, राइट? तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम सब औसत बच्चे हैं। एग्री? आप लोग बड़े खामोश बच्चे हो, इस पे एक ताली तो बजा लो कम से कम अपने लिए। इतनी खामोशी से आप इस बात को सुन रहे हो। तो किशोर अवस्था में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि पूरी दुनिया अचानक फोकस करने लग गई? सारी दुनिया क्यों किशोर अवस्था के ऊपर इतना काम कर रही है? क्या कोई मुझे बताएगा कि उसने कभी किशोर अवस्था या एडोलसेंट सब्जेक्ट के ऊपर कुछ पढ़ा हो? ऐसा तो चाइल्डहुड भी है, अडल्टहुड भी है,
और बीच में टीन एज भी आता है। टीन आता है 15 से 18। ये किशोर अवस्था के बीच की एक अवस्था है। कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्या है इस एज में, इस उम्र में ऐसा क्या है कि अचानक पूरी दुनिया का फोकस इस पे आ गया है? कोई भी? सर यही हमारे डाइट को बताती है कि हमें आगे क्या चलते रहना। क्या नाम होगा आपका? हाँ? बढ़िया। रेयान, ताली बजाइए इनके लिए। बहुत सही, बहुत सही। इन्होंने जो बोला है यही उम्र है जब हम तय करते हैं कि हमें भविष्य में क्या बनना है। यही वो उम्र है, बैठ जाइए बेटा, जब हम अच्छी और बुरी आदतें सीखते हैं। यही वो उम्र है जब हम ये तय करते हैं कि हमें कौन सी आदतें पालनी है, क्योंकि उस उम्र में की हुई बहुत सारी चीजें हमारी आदत के साथ जुड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें इमोशन समझते, भावनात्मक तौर पे कमजोर या मजबूत बनाता है। कोई से उभर के बहुत आगे जाता है और कोई उभर के नीचे आता है। तो अंत में ये मैं कहता हूं कि अगर आप जो बच्चे हो, ये किशोर अवस्था में हो, आज यंग हो, कल आप ही समाज के हिस्सा बनोगे। तो अगर आपने अच्छी आदतें डाली तो देश क्या करेगा? विकास करेगा, आपका परिवार आगे जाएगा, आपकी जिंदगी क्या होगी? कामयाब होगी। राइट? आप में से ही बहुत सारे बच्चे भविष्य में जाकर कोई एडिसन बनेगा, कोई मैडम क्यूरी बनेगी, ठीक है, कोई इसमें लैंडर पेस बनेगा, कोई सचिन तेंदुलकर बनेगा, कोई लता मंगेशकर बनेगा, या फिर अलग अलग प्रतिभाएं निकल के आएंगी। लेकिन ये प्रतिभा निकलेगी कैसे? आप अपना मार्गदर्शन कैसे तय करोगे? और कुछ बच्चे जिंदगी की कस्मों में डूबे रहेंगे, जैसा हमारे आम तौर के समाज में देखा जा रहा है। ऐसा होता है। हर कोई यहाँ से पढ़ने आया है तो कुछ बनने आया है। कोई यहाँ पे छोटा मोटा नौकरी तो करने नहीं आया, या किसी के मन में आया कि मैं चपरासी बनूंगा या ट्रैफिक पुलिस में चौराहे पे खड़ा होऊंगा। ऐसा तो नहीं है। ये काम जो है, देखो, ये काम मैं हीन भावना से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जिंदगी की रेस के बारे में बता रहा हूं। तो यदि किसी को मेरी इन शब्दों से हर्ट हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे जो कोई भी आया है वो एक अच्छी पोजीशन के लिए आया है। वो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, और कामयाबी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपने आप को जो भी फील्ड आप चुनो, कुछ भी फील्ड चुनो, चाहे साइंस हो, चाहे खेल हो, चाहे कला हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। हमारे देश की सबसे ज्यादा युवा वर्ग है, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। राइट? 25 से 30% हमारे देश की पॉपुलेशन आज की डेट में किसमें है? किशोर अवस्था, युवा है। राइट? और इसी समय आप लोग अपने संगति के और आसपास के माहौल से सीखते हो, राइट, कि हमें किधर जाना है। तो प्रॉब्लम वहां आती है जब हमें सही सलाह नहीं मिलती है, सही गाइडेंस नहीं मिलती। क्या इस बात से आप लोग एग्री हो? और ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। क्या इससे एग्री करते हो? क्योंकि झूठ इतना ज्यादा इस समाज में फैला है कि सच पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। वेरी गुड, शाबाश। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, इनकी बातें सुन के। मैं चाहूंगा आप सभी का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हो। राइट? तो किशोर अवस्था में क्या होता है कि अचानक ये आता है, अचानक हमारी जिंदगी पलट जाती है। क्या होता है कि जब हम बचपन में रहते हैं या चाइल्डहुड अवस्था में रहते हैं तो हम लोग सीखने की कला में रहते हैं। क्या रहते हैं? क्योंकि बचपन में हम लोगों ने जो देखा है, मतलब अगर किसी के घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो क्या उस बच्चे को कोई चीज सिखाई जाती है? जो घर में भाषा बोली जाती है, क्या उसको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है? क्या बोलना सिखाया जाता है? नहीं। वो एक बहुत अच्छा वो स्टूडेंट होता है, बहुत अच्छा एक क्या कहेंगे उसको, छात्र होता है। वो कैसा होता है? वो ऑब्जर्वेशन से होता है, वो देखता है और लोगों को सीखता है। तो कई बच्चे 1.5 साल में और कोई 2 साल में होते हैं। तो मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से एक लर्नर है। एग्री करते हो इस बात से? वो रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेता है बचपन में, छोटे छोटे चीजों पे रिस्क लेता है, चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, चलता है, होता है। आप लोग खुद भी अगर अपने बचपन में जाएं तो वो पहला दिन जब आपने कलम पकड़ी थी और आपसे सीधी लाइन नहीं बन रही थी, राइट, लेकिन आज की डेट में पूरा सेंटेंस लिखते हो आप लोग, लिखते हो। ये कैसे हुआ? वेरी गुड, प्रैक्टिस से, अभ्यास से,
राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीखने की जो जुनून था, क्या था? जैसे साइकिल, यहां पे देख रहा हूं सब साइकिल चलाते हैं और सबने अपने घुटने तोड़े हैं, हड्डियां तोड़ी हैं, खरोच लगाए हैं। तो जब आपको पहली बार साइकिल लिया होगा तो आपने कैसे लिया होगा? आपको तो आते ही पिताजी ने साइकिल तो नहीं दी होगी, पहले आपने किसी को देखा साइकिल चलाते हुए, आपको शौक हुआ, ठीक, फिर आपने किसी से साइकिल ली, अगर साइकिल नहीं मिली तो आपने उसको परस्यू किया, उसे बोला, उसको कैसे भी बोला कि मुझे साइकिल दो, मुझे सीखना है। आपने उसके लिए बहुत सारे तर्क रखे होंगे, क्या रखे होंगे? हजारों तर्क रखे होंगे कि अगर साइकिल रहेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, स्कूल तक के पैसे बच जाएंगे, मैं घर की सब्जी ला सकता हूँ, और मजे जो है वो तो अलग है, राइट। फिर उसके बाद आपने साइकिल को पहले पकड़ के सीखा, फिर कैची डाली, और आज की डेट में 3-4 लोगों को बैठा के 2-4 झोले डाल के चला सकते हो। ये कैसे आया? ये अभ्यास से आया, राइट। एग्री कर रहे हो सब? मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप किशोर अवस्था में आते हो तो अगर कोई बोल दे आपको डांस करने के लिए, आप बहुत बढ़िया डांस करते थे, राइट। बचपन में किसी बच्चे को कोई बोलता है डांस करने के लिए, वो म्यूजिक सुनता है और अपने आप चितराने लगता है, उसको बोलने का बहुत अच्छा विचार आता है, बहुत अच्छा बोलता है। बच्चों के बीच में देखते हैं ना, बातूनी बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? डांस करने में हिचकिचाते हैं, राइट। क्यों? हो सकता है किसी वक्त उसके डांस करते वक्त 2-4 लोगों ने हंस दिया उसके ऊपर और उसको लगता है कि मेरे मजे लेंगे, या बहुत अच्छा बोलता था तो उसे लगा कि मेरी बात कैसी लगेगी लोगों को, किसी ने टोक दिया, क्या तुम फालतू बात करते रहते हो, राइट। तो वो अपनी बात रखने की जो प्रतिभा थी उससे वह संकोच करने लगता है। एडोलसेंट एज में या किशोर अवस्था में ये स्वाभाविक है। अचानक आपके शरीर में बदलाव आता है, आपके कपड़े हो जाते हैं छोटे, हो जाते हैं 3 महीने 6 महीने साल भर में, या तो आप भाई बहन के पहनते हो या नए कपड़े की डिमांड करते हो। उसके साथ में आपके शरीर के अंदर और आते हैं बदलाव, हाथ बड़े हो जाते हैं, कान बड़े हो जाते हैं, आंखें भी बड़ी हो जाती हैं, या कान छोटे रह जाते हैं? कान छोटे रह जाते हैं, वो भी बढ़ते हैं ना, वेरी गुड। पंजे भी बड़े हो जाते हैं, ये तो हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज और बढ़ता है, वेरी गुड, हमारा मानसिक विकास भी होता है। ये और शरीर, ये दोनों एक अलग इंडिविजुअल है। क्या है? एक अलग पहचान है दोनों की। अगर मैं इस दिमाग को इस शरीर से अलग कर दूं और इस दिमाग को डाइसेक्ट किया जाए या काट दिया जाए और उसको देखा जाए तो बता सकते हो कि मेरा दिमाग है कि नहीं? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है, क्या उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान सकते ना। तो फिर ऐसा क्या है उस दिमाग में जो इस शरीर को जोड़ने के बाद एक होता है? वो है कोऑर्डिनेशन, बॉडी को एक लय में लाना, एक विधि को सीखना। हम शारीरिक रूप से बड़े हो गए लेकिन मानसिक रूप से धीरे धीरे बड़े होते हैं। यहीं पे हम समाज के साथ रहना सीखते हैं, लोगों के साथ बैठना सीखते हैं और लोगों से सीखते हैं कि हमें क्या बनना है, कैसा सोचना है, कैसा खाना है। कई बार आप पिक्चर देखकर आते हो या मूवी देखकर आते हो या कोई ड्रामा देख के आते हो या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलके आते हो जिसकी भाषा आपको बहुत बढ़िया लगती है, तो कुछ दिनों तक आप उसको कॉपी करते हो। ऐसा किसी ने नोटिस किया है? मेरे साथ ही होता है, करते हो। तो आप क्या करते हो? उसको प्रैक्टिस करते हो। तो क्यों ना हम ऐसा अपना सर्कल बनाएं जहां पे हमें रोज उन्नति की तरफ बढ़ना आए और रोज हम अच्छी सोच पैदा करें और ये तय कर पाए कि हमें जिंदगी में बनने के लिए सही राह चुनने की एक जो कला है वो हम विकसित करें। ऐसा होता है? ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वेरी गुड। अब मैं आपसे कुछ चीजें और डिस्कस करूंगा, फिर इस टॉपिक पे वापस आऊंगा। तो हमारा शारीरिक विकास हुआ और हमारा मानसिक विकास हो गया या हो रहा है? हो रहा है, वेरी गुड। हम बहुत सारी चीजें काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। इस अवस्था में हम बहुत ज्यादा काल्पनिक हैं, हमारे साथ बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं। जितना हमारे दिमाग और शरीर में बदलाव हो रहा है, ऐसे कपड़े के अंदर भी हमारे विकास हो रहा है जिनको हम ढक के रखते हैं, राइट? हो रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं तो हम लोग अस्वस्थ भी रहते होंगे, हमारा मूड खराब रहता होगा, राइट? एग्री करते हो?
बीमार रहोगे तो क्या आपका दिमाग कंसंट्रेट करेगा पढ़ाई में? क्या खेलने कूदने में मन करेगा? तो किशोर अवस्था में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने आप को हेल्दी रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और पहली चीज कि मैं स्वस्थ कैसे रहूं। एग्री कर रहे हो? क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई में मन करेगा। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी आप आसपास के लोगों से बात कर पाओगे। जब आप स्वस्थ रहोगे तभी अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच पाओगे। राइट? तो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बदलाव हुआ, अंगों में बदलाव हुआ, हमारे मानसिक चीजों में बदलाव हुआ। अगर मेरे शरीर में चोट लगेगी तो मुझे पता चलेगा, हम देख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं मानसिक तौर पे बीमार होता हूं तो क्या मुझे पता चलेगा? और कब पता चलेगा कि हम मानसिक तौर पे बीमार हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार मौसम, परिवेश, आसपास के लोग, इसकी वजह से भी दिमाग थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रहता है तब हमें चाहिए डॉक्टर। वो डॉक्टर कौन हो सकते हैं? साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। केवल 10% चीज हम मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ता है साइकियाट्रिस्ट के पास। अदरवाइज आपके पास साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। लेकिन घर में जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काउंसलर होता है, जो सबसे पहला होता है, वो कौन होते हैं? कोई बताएगा? राइट, क्लैप करो इनके लिए। वेरी गुड। ताली बजाने में कंजूसी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़े काउंसलर और जो सबसे पहले सलाहकार होते हैं वो होते हैं माँ बाप। क्या होते हैं? क्योंकि जिस अवस्था से आप निकल रहे हो, ये अवस्था आपके लिए नहीं है, और इनकी जो कठिनाइयां हैं उनसे निकलकर आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके टीचर, आपके आसपास वो लोग जो वयस्क हैं, और यहां तक मैं खुद इस अवस्था से निकला हूं। जब हम इन चैलेंजेस में थे तो हमने सबसे पहली सलाह ली दोस्तों से। दोस्तों से सलाह लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी सलाह जो है वो ज्यादा सटीक नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि वो हमारे ही, वेरी गुड, वो हमारे ही एज के हैं और वो हमारे ही परिवेश में पले बड़े हैं और हमारे जितना ही नॉलेज रखते हैं। थोड़ी बहुत बातें सीख सकते हैं, लेकिन उनके पास में प्रैक्टिकल या परिस्थितियों से निपटने का अनुभव नहीं है। राइट? तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे रुकूं, मैं एक गलती कर गया, मैं अपना परिचय देना भूल गया। ऐसा है? सर ने नाम बताया है। राइट? तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने मास्क नहीं लगाया है, मैं लगा लूं? लगायो? चलो यार, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, पहले तो अपने लिए ताली हो जाए। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम आप पढ़ रहे हो, राकेश कुमार पांडे मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, जो जहाज होता है ना उस पे। तो आप लोग कोरोना को धन्यवाद करें कि मैं वापस अपने देश में आया हूँ, और मैंने अपना कार्य क्षेत्र आजमगढ़ को चुना है, खासकर आप जैसे बच्चों से। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं ऐसी सड़क पे निकलता हूँ और जो भी स्कूल मिलता है उनके साथ में किशोर अवस्था प्रोग्राम के ऊपर बात करता हूँ। यह मोटिवेशन मुझे मिला है डॉक्टर राजेंद्र सिंह से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जो है वो प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल हैं श्री दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज चंडेश्वर। आपका यहाँ पे है ना मेडिकल कॉलेज, ये है। आपको पता है इसमें बच्चे कैसे डॉक्टरी के लिए जाते हैं, कैसे इनका मेडिकल में सिलेक्शन होता है? उनका नेट का एग्जाम होता है, ठीक है? उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करते हैं वो बच्चे सेलेक्ट होकर वहां पे आते हैं, और जब वो पढ़ के निकलते हैं वो बनते हैं डॉक्टर। तो उनकी प्रेरणा से मैं आपके यहाँ पे हूँ। अगर ये ऐसा दिन होता जैसे संडे या कोई हॉलीडे होता तो वो पर्सनली यहाँ पे आप लोगों से आके इंटरेक्ट करते। हम लोग जो है इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, INSPA, INSPA, इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये इंडिया के अंदर है। बाहर इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक स्कूलों में, कॉलेजेस में, रिसर्च में, अलग अलग फील्ड में है,
और वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग प्रोग्राम्स जिससे समाज का विकास हो सके ऐसे कार्य करते हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है। ओके, ये जो है ये आपका श्री मेडिकल दुर्गा जी मेडिकल कॉलेज में ही है, जिसके हेड श्री राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ओके, साथ में ये अनिका एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट, अगर आप इसे इंटरनेट या गूगल पे करेंगे या फिर आप यूट्यूब पे मेरा नाम डालेंगे तो आज का जो सेमिनार है या वर्कशॉप है ये आपको वहां पे दिख सकता है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके क्षेत्र में आऊं। आपका क्षेत्र नहीं है, ये तो एक्चुअली मेरा क्षेत्र है। अब तो आप हो, मैं भी इसी डिस्ट्रिक्ट का हूं। तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अभी मेरे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप लोग हो, क्योंकि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, जो मैं बाहर जाके महसूस किया हूं अलग अलग कंट्रीज में, अपने देश के बाहर बड़े बड़े शहरों में, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना आप लोगों को हेल्प नहीं चाहिए। आपको केवल एक छोटा सा रास्ता दिखाना है, मेहनत और चलना सिर्फ आपने है, और वो सब जो चीज जरूरी है वो सब आपके पास ऑलरेडी है। इसीलिए दुनिया भर में हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग अच्छी पोजीशन पे। शर्त ये थी कि कई लोगों को माँ बाप ने मदद की या उनके पास पैसे थे तो उन्होंने उस काउंसलिंग या फिर गाइडेंस या फिर ऐसे लोगों से हेल्प लेकर आगे बढ़े, लेकिन एवरेज लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप तक पहुंचूं और जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में डिस्कस करूं और थोड़ा सा हेल्प दूं। हेल्प क्या करूं, बल्कि मैं आपको गाइडेंस करूं। हेल्प तो आप लोग अपनी खुद करने वाले, राइट? आप लोग अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। मैं केवल यहाँ पे बताने आया हूँ, करने नहीं, करना आपको है। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं शायद कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। तो मैंने ये ट्रस्ट बनाया और इसके अलग अलग सोशल मीडिया पे पेजेस बनाए हैं। वहाँ पे हम और भी वीडियोस देख सकते हैं जो कि अलग अलग स्कूलों में किया है। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट जाए या मैं ना बोल पाऊँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, राइट? मेरी आवाज़ आखिरी तक आ रही है? पक्का? क्योंकि माइक से ना कंट्रोल हो जाता है, मूवमेंट रुक जाता है। तो मैं जब वहाँ पे था तो मैंने साइकोलॉजी, मास्टर इन साइकोलॉजी किया और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इंजीनियरिंग के साथ। तो उस चीज़ में जो मैंने पढ़ा उसको मैं इम्प्लीमेंट आप लोगों के बीच में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो मानसिक विकार है, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और हमने उसको वापस नॉर्मल हो गए तो इट्स ओके। लेकिन अगर हफ्ते, महीने या कुछ समय तक रहे तो हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। किसकी? ज्यादातर केसेस में देखा जाता है माँ बाप और स्कूल के टीचर्स इसको कंट्रोल कर लेते हैं, राइट? कर लेते हैं। लेकिन जब अगर ये लंबा चला जाए तो ये हमारे को आगे बहुत तकलीफ देता है। कहाँ तकलीफ देता है? अगर आप सड़क पे जा रहे हो तो आपका झगड़ा हो जाएगा, घर में रहोगे तो फैमिली के बीच में झगड़ा हो जाएगा। होता है क्योंकि हमारी आवाज तो चेंज हो जाती है, हमारा मानसिक रूप से विकास तो हो जाता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, कितने टोन पे बोलना है, अपना बॉडी गेस्चर कैसे रखना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है ना। एग्री कर रहे हो? अगर आप ऐसे अकड़ के जाओगे या लुंज-पुंज जाओगे तो ये क्या दिखाएगा? या तो दिखाएगा ये बहुत अकड़ू है या बहुत लीन है, ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी एवरेज बॉडी लैंग्वेज रहे और एवरेज भाषा रहे तो जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां वही खत्म हो जाती हैं। एग्री? अगर आपके शब्दकोश में ऐसे शब्द आ जाएं जो आपको जिंदगी में हेल्प करें कि आपको कहाँ किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, तो आपका काम वहां हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब वापस हम आते हैं। तो मानसिक विकार यहाँ पे लाके आपको तकलीफ देता है। क्या देता है? ये जो चैलेंजेस बताए यहीं पे आता है। हम ये मान लेते हैं कि यही तरीका है बात करने का। कई लोग बोलते हैं ये तो मेरी पर्सनालिटी है, मैं तो बचपन से ही ऐसी आवाज निकालता हूं। क्या ऐसा है? नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कौवा और कोयल नहीं है। एग्री कर रहे हो? हमारी आवाज अलग हो सकती है, लेकिन हमारे शब्द और व्यवहार तो एक जैसे हो सकते हैं ना। ये तो हम सीख सकते हैं ना, राइट? हम इंसान हैं, हम अलग अलग जानवरों की तरह आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कोमलता ला सकते हैं, सद्भावना ला सकते हैं, कर्टेसी ला सकते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड।
तो अब जब हमारे साथ में कोई चेंज, बॉडी चेंज हुआ, कोई साइकोलॉजिकल चेंज हुआ, ठीक है, तो हम पहले किसको कंसल्ट करेंगे? माँ बाप को। फिर स्कूलों में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे कहते हैं काउंसलर। अगर कोई ट्रस्ट वर्दी टीचर है जो आपकी बातों को गोपनीय रखता हो, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा गोपनीय कोई रखता है क्या? नहीं रखता ना। वो तो कोशिश करते हैं कि ये बात तुम्हारे और माँ बाप के अलावा किसी के पास ना जाए। ऐसे ही हमें भी बाहर भी ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टीचर है वो हमारे व्यक्तिगत बातों को गोपनीय रखे। व्यक्तिगत क्या हो सकता है? हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज क्या होता है? लड़के और लड़की दोनों में स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंग चेंज हो रहे हैं, आपके अंदर कोई बीमारी आ रही है, कोई मानसिक विकार आ रहा है। तो जब आप उसको डिस्कस करें तो वो किसी को बताए नहीं और आपको अच्छा सॉल्यूशन दे। अगर टीचर भी नहीं मिलता है तो हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। क्या है? वो वाले डॉक्टर नहीं जो केवल पूछे और दवाई दे दे और घर जाए, नाम भी नहीं बताते। ऐसे डॉक्टर नहीं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितने साइकोलॉजिस्ट हैं? नहीं है ना। तो हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। हमें ऐसे डॉक्टर्स खोजने हैं जो हमारी बातों को ध्यान से सुने। वो दवाई देने से पहले हमारे चीजों को एक्सप्लेन करे कि क्यों हो रहा है, राइट? तो ऐसे डॉक्टर को चुने, उनसे जाके सलाह लें और अपनी बातों को कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट रखे। क्या रखे? राइट? आपको पता है ना प्राइवेसी क्या होती है। चाहे इंटरनेट हो, चाहे व्यक्तिगत लाइफ हो, इसमें आपकी प्राइवेसी क्या होती है? कुछ भी जो आपका नाम, नंबर, परिवार, बैंक अकाउंट या आपके साथ घटने वाली घटनाएं, ये सब आपका व्यक्तिगत है। क्या है? अगर इसको कोई लीक करता है तो वो आपकी प्राइवेसी को ब्रेक कर रहा है, आपके गोपनीय होने का अधिकार छीन रहा है। ये अब आपको मालूम है? मालूम है? अब बचा आपका चौथा आदमी, डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट हो गया, राइट? अब यहां पे मुझे बताओ कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं? कोई इंटरनेट यूज करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ बॉयज, गर्ल्स नहीं करती हैं? कोई नहीं करता? चलो आप लोगों के लिए तालियां जो इंटरनेट यूज करते हैं। आप में से कोई यूज नहीं करता है? डरो मत, इंटरनेट कोई बुरी चीज नहीं है। वो व्यक्तिगत विशेष मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर वो कैसे उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे है, यहाँ पे कोई यूज नहीं करता है गर्ल्स में? चलो कोई नहीं, मैं आपको इंटरनेट के यूज भी बता देता हूँ। सबके घरों में आग जलती है? क्या होता है उस आग का? कैसे जलाते हो? हाँ बेटा, हाँ हाँ सीखते हो? अच्छा, वेरी गुड। माचिस की तीली है? माचिस की तीली से आग निकलती है? ये तो हाथ सेकते हैं। कोई गैस का चूल्हा भी जलाता है? राइट? रात में लाइट चली जाती है तो कोई मोमबत्ती आज की डेट में तो नहीं है, लेकिन किसी के घर में दिया मोमबत्ती जलाते हो? कोई सिगरेट पीता है? और अगर कोई बदमाश दिमाग कर रहा है तो क्या करेगा? किसी का घर भी फूकेगा, वो बम भी बनाएगा। बम जलाते हो? सामान एक, इस्तेमाल अनेक। वो डिपेंड करता है कि आपने अपना दिमाग किस पर्पस के लिए यूज किया। इसी तरीके से आप मोबाइल भी है। क्या है? तो मोबाइल में भी अगर आपके शारीरिक चेंज हो रहे हैं, राइट, कुछ भी आपके साथ व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ रहा है या किसी हेल्थ को लेके कोई इश्यू हो रहा है, तो आपका प्राइवेट या व्यक्तिगत फ्रेंड एक हो सकता है। वो क्या है? मोबाइल। उस पर इंटरनेट पे जाके सर्च करो, उसमें देखो कि वो क्या परेशानी है जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है। कौन सी ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से मैं बीमार हूं, राइट? या फिर मेरे शरीर में ऐसे बदलाव आए तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ तो क्या सॉल्यूशन है? इसके अलावा आप पढ़ाई के लिए भी मदद कर ले सकते हो। स्कूल में पढ़ाई हुई चीज को कैसे आसानी से याद रखा जा सके उसको सर्च कर सकते हो, राइट? लेकिन इंटरनेट प्राइवेसी पता है क्या होता है? किसी को मालूम है? ब्राउजिंग प्राइवेसी। उसकी सेटिंग में जाके प्राइवेसी आपको चेक करनी पड़ेगी और उसमें लॉक करना पड़ेगा हिस्ट्री, राइट? करने आता है? किसी को मालूम है? ये भी आप नेट पे सर्च कर सकते हो।
तो जितने लोग अपनी कमर को सीधी टेढ़ी करके बैठे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कमर सीधी रखें। करेंगे? क्योंकि कहीं भी बैठो तो ये अभ्यास करो कि रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी आपके ब्रेन से आ रही है। किससे आ रही है? और सारी तंत्रिकाएं इसी के अंदर से जा रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, जो पूरे हाथ पैर और सबको निर्देश दे रही हैं। राइट? अगर इनमें से कोई भी नर्व्स दब जाए तो क्या होगा? क्या? हाँ, और तनिक भी अगर आपको दर्द हुआ तो सारा दिन उसी दर्द पे फोकस जाएगा। जैसे जूते में एक कंकड़ लग जाता है तो सारे रास्ते, जब तक कंकड़ ना निकालो तो रास्ता भी खराब हो जाता है, जूते की गलती नहीं रहेगी, वो छोटा सा कंकड़। तो ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर कोई भी विकार आएगा तो आपका दिमाग सिर्फ वहीं फोकस करेगा, ना आपको पढ़ने में मन करेगा ना समाज में। ओके? तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ? मोबाइल। ठीक है? तो मोबाइल पे आप हर चीज डिस्कस कर सकते हो, किशोर अवस्था से संबंधित या अपनी पढ़ाई से संबंधित या हेल्थ से रिलेटेड संबंधित। ओके? क्योंकि ये सब्जेक्ट कवर करता है बहुत सारी चीजें, जैसे HIV। ओके? एडोलसेंट में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें आता है कि शराब, नशाखोरी, शराब एक चीज है लेकिन नशाखोरी का कोई संबंध नहीं है। नशाखोरी सिगरेट का भी हो सकता है, तंबाकू का भी हो सकता है, पान, गुटखा और क्या बोलते हैं, पान पराग, और वो जो झिल्लियाँ आती हैं, और सिगरेट, बीड़ी, है ना, और अफीम, गांजा, और जो भी देसी तरीके हैं जिससे आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो सब क्या आता है? नशाखोरी। इस उम्र में सबसे पहले नशाखोरी लग जाती है तो बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना, लेकिन अगर इस उम्र में कोई चीज लग जाए तो उसको हम छोड़ सकते हैं। ये भी आपका हेल्थ क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मैंने आपको सीधे 4 काउंसलर्स के नाम बताए। वो इसलिए बताए क्योंकि मैं खुल के कुछ सब्जेक्ट्स आपके सामने नहीं बोल सकता। लेडीज की अपनी प्रॉब्लम है और जेंट्स की भी सेम यही प्रॉब्लम है, बच्चों की, लड़कों की। राइट? तो मैं इसके आगे आऊं, उसके आगे आपको एक टिप दे चुका हूं कि कहीं भी रहो सबसे पहले करो अभ्यास। क्या करो? अभ्यास में क्या करो? कमर सीधी रखने की करो। क्या करो? कहीं बैठो वहां पे कमर क्या रखो? सीधी। आपको दिन में बराबर पानी पियो। पानी क्या पीना है? बराबर पानी पीना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? पानी। क्यों? हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है ना। खाना हमें कैसा खाना चाहिए? बैलेंस डाइट। क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट का मतलब कोई बताएगा मुझे? आप बोलो। वेरी गुड। आओ आओ, क्या नाम है आपको? बच्चों पहले तो इनके लिए ताली बजाओ। क्योंकि मुझे लगता है इस पूरे बैचेस, आपका जो बैच है स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन ये जो बैच है उसमें सबसे होशियार बच्चा ये है और ये डेयरिंग कर रहा है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इसके लिए पार्टिसिपेट करो और आप लोग उत्तर देने की कोशिश करो। ओके? क्योंकि जो चीज इसने विकसित की है, बात करने की कला, उत्तर देने की कला, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास नहीं है। मैं कहता हूं अगर आपका आंसर भी गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कोशिश की है। ओके? इनके लिए एक स्पेशल ताली बजाओ फिर से। बैलेंस डाइट में जो इन्होंने बताया है वो सारे तत्व होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को वो हर एक तत्व चाहिए जो हमारे अंगों को, शरीर को और मानसिक तौर पे हमें स्वस्थ रखे। इसके अलावा एक थंब रूल है। क्या है? वेरी गुड। थंब रूल क्या होता है? एक यूनिवर्सल लॉ होता है। उसके हिसाब से माना जाए तो जो चीज हम चबा के खा सकते हैं, जो ऊपर वाले ने हमें यथार्थ रूप में दिया है, जिसमें इंसानी काट छाट नहीं हुई है, इंसानी पकाव नहीं हुआ है, ऐसे फ्रूट्स को मैक्सिमम खाना चाहिए किसी भी खाने से पहले, चाहे वो फ्रूट हो या सब्जी। इसे कहते हैं थंब रूल। 70% खाना आपका फाइबर से होना चाहिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहे? सही रहे। क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तभी, वेरी गुड, तभी आपके पूरे अंगों को बराबर पोषक मिलेगा। और जब पूरे पोषक मिलेगा तो क्या होगा? अंदर से आप फिट रहोगे। शरीर से फिट तो हो ही जिम में जाके, लेकिन ऐसे भी रहोगे। वेरी गुड। कितने लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं? नहीं करते? नहीं करते? तो एक काम करते हैं, हम 2 मिनट का एक छोटा एक्सरसाइज करते हैं।
ठीक है, आप लोग यहाँ पे हो ना, मानसिक तौर पे यही हो ना, किसी को भूख तो नहीं लग रही, 11 बज रहा है, किसी के घर में बछड़े को दूध तो नहीं पिलाना, या फिर वो क्या कहते हैं उसको चारा तो नहीं देना है, पक्का? किसी को किसी रिश्तेदार के घर तो नहीं जाना, किसी का बर्थडे शादी तो नहीं छूट रहा, पक्का? किसी को घर में ये तो याद नहीं आ रहा घर में क्या पक रहा है, ऐसा तो नहीं है, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो शायद बच्चों को प्रोत्साहन मिले। तो देखो बच्चों, मैं इधर बैठ जाऊं, कोई दिक्कत? आप ही का बेंच है ना, आप सभी लोग नहीं सर बैठना नहीं है, वो एक्सरसाइज है। तो बच्चों अपना पैर सीधे रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ओके? कुछ नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले 3 बार जितना पेट भर सकते हो सांस से भर लो और उसको फिर धीरे धीरे छोड़ो। 3 बार करना है ये, ठीक है? चलो नंबर 1। ऑक्सीजन लिया आप लोगों ने? आप 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और जो कुछ भी आ रहा है सिर्फ आसपास की बातें सुनो, दिमाग में जो आ रहा है उसको चलने दो, ठीक है? तो हम लोग टाइम स्टार्ट करते हैं नाउ। आंखें बंद कर लो प्लीज। आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिएगा प्लीज और हाथों पे से रगड़िए और आंखों पे रगड़िए। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने कोऑपरेट किया। ये एक छोटा एक्सरसाइज है, इसका संबंध किसी धर्म के साथ नहीं है। आप कुर्सी पे, बिस्तर पे लेट के, कहीं पे भी बैठ के ये 2 मिनट का एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज सेम वैसी है जैसे आप अपने शरीर को साफ करते हो। क्यों करते हो? ताकि उसकी गंदगी साफ कर सको। दांत साफ करते हो इसलिए करते हो ताकि दांत की गंदगी साफ कर सको और आप जो भी खाना खाओ उसमें कीटाणु अंदर ना जाए। ऐसे ही दिन भर जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा दिमाग चीजों को नोटिस कर रहा होता है, देख रहा होता है, सुन रहा होता है, पढ़ रहा होता है, दुनिया भर से चीजें अट्रैक्ट कर रहा होता है और वो कहा जाता है ज्ञान। और वो इतना दिमाग को थका देता है कि दिमाग किसी चीज में फोकस नहीं कर पाता और हम जब भी कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये तरीका ऐसा है कि आप अपने ब्रेन को साफ कर सको। क्या करो? वेरी गुड। इसमें बहुत सारे तरीके हैं करने का, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो। ऐसा मैं मानता हूं कि आप कहीं पे भी बैठे रह सकते हो, कहीं सो सकते हो, तो हर एक टाइम के लिए एक अलग अलग तरीके हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो 2 मिनट से 5 मिनट। अगर आपको लगता है कि आप लंबे समय कर सकते हो तो आप इंटरनेट पे हजारों ऐसे तरीके हैं जिसको आप कर सकते हो। ओके, एग्री?
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग इतने अच्छे वातावरण में हैं, यहाँ पे इतनी खुले मैदान है, यहाँ कहीं बिल्डिंग तो है नहीं कि रोशनी रुक रही है, रोशनी रुक रही है क्या? नहीं, यहाँ रोशनी आ रही है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, ऑक्सीजन है, राइट। तो आज के युग में हमने आखिरी बार लंबी सांसें कब भरी? हमारे दिमाग को काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा तो हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कम से कम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, और नहीं तो लंबे लंबे सांस ले सके, जैसा सर कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। इससे क्या है, जब आपका ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा तो आप सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और स्वस्थ रहोगे। मैं स्वास्थ्य पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे कुछ भी आपको बताऊं वो सब आपके प्राइमरी चीज है कि मेरा पहला गोल है कि मैं स्वस्थ रहूं और जीवित रहूं। क्या रहूं? वेरी गुड। अब ये शब्द जीवित आया है, जानते हो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है, एग्री कर रहे हो? क्योंकि जब आपकी किशोरावस्था होती है तो आपके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेरी गुड। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं जो आपको एक्साइटेड करता है। आपके अंदर एक गुदगुदी सी होती है, हर चीज आपके साथ नहीं हो रही है, आपको अजीब अजीब से सपने आते हैं, राइट? आप किसी चीज को देखते हो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो। ये होता है जेंडर अपोजिट, ओके? लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और लड़कियां लड़कों को। ये हमारा विकास क्रम का एक हिस्सा है, हम चीजों को सीख रहे हैं, राइट? लेकिन ये टेम्परेरी है। क्या है? ये अस्थायी है। इसी वक्त हम जिद करते हैं किसी चीज को पाने की, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वस्तु हो, या फिर अपना कैरियर हो। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे दिमाग अड़ जाए और आपको लगे कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूं, तब आपको अपने आप को संभालना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऊपर वाले ने दी है वो ये शरीर, इसके कभी नहीं खत्म करना है। क्या नहीं करना है? चाहे आप हाई स्कूल में फेल हो जाएं, चाहे इंटरमीडिएट में फेल हो जाएं, चाहे बीएससी में हो जाएं, या आपसे संबंधित कोई भी कैरियर आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ अगर आप कहीं कामयाब नहीं होते हो तो इसका मतलब आप कहीं और के लिए बने हो। क्योंकि जो इंसानी सभ्यता है उसका नाम है कोशिश। क्या है? वेरी गुड। तो कभी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में आपको तय करना है कि मुझे सुसाइड नहीं करना है, ये शरीर खत्म। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने आस पड़ोस में सुनी होगी जिसमें अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं और पीछे माँ बाप रह जाते हैं। सबसे आसान काम है मरना और सबसे मुश्किल काम है जिंदा रहना। रोज आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सड़क जैसे ही अपने घर से स्टेप आउट, घर से बाहर निकालोगे तो नाली, सड़क, भ्रष्टाचार, ट्रैफिक और तरह तरह के लोग, घूरती हुई आंखें, कमेंट करती हुई आंखें होती हैं। कमेंट का मतलब समझते हो ना? क्या? वेरी गुड। और कुछ? बेहुदे कमेंट ना होई तो कैसे होई, भाग मार दवा, बहुत बड़ा आदमी पहलवान, ये सब आपको बुरा लगता है। क्या लगता है? आपको अपने आप को ऐसे विकसित करना, प्लीज बेटा, आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि ये सब आपको सुनने को ही ना मिले, आपको आपका मोटिवेशन दिखे। क्या? स्कूल, आपका मकसद क्या बनना है कैरियर में, वो बनने के लिए सोचो। मैं रैंडमली कुछ बच्चों को ये जानना चाहूंगा, कोई कुछ बनना चाहता है यहाँ पे? क्या बनना चाहते हो बेटा? इंडियन नेवी ऑफिसर। वेरी गुड, ताली बजाओ। बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बहुत अच्छी चॉइस है। वेरी गुड। आपने हाथ उठाया था भी? आप बताओ बेटा। इंजीनियर। इंजीनियर? कौन सा इंजीनियर? इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। लड़कियों में किसी कुछ नहीं बनना? लड़कियां? हाँ बोलो बेटा। डॉक्टर। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए। और किसी को कुछ? और किसी का कोई मकसद डिसाइड नहीं हुआ है? कोई बात नहीं। अगर आपका मकसद डिसाइड नहीं हुआ इसका मतलब आप कोई बेहतरीन मकसद खोज रहे हो और अभी तक आप ये तय कर रहे हो मुझे बनना क्या है। लेकिन जितनी जल्दी आप डिसीजन लोगे उतनी जल्दी आप उसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 9th क्लास एक फाउंडेशन क्लास है। क्या है?
वो क्लास आपको तय करता है आगे चल के आपको क्या बनना है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे भी एंट्रेंस लेंगे तो उसका बेसिक सब्जेक्ट शुरू हो जाता है 9th क्लास से। अगर 9th क्लास की बुक को आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है तो आपके जो तैयारी के समय वो बच जाएगा। क्या बन जाएगा? और प्लस आप अपनी जब किताबें पढ़ते हो तो उसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जो होते हैं ना, कैरियर्स, उनके बारे में लिखा रहता है। किसी ने नोटिस किया इसको? है नहीं? किसी ने पढ़ा इस चीज को? होम साइंस, साइंस, सोशल साइंस, उसमें लिखा रहता है। अगर आप उसको ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो तो हर किताब में इन्वेंटर, जो भी इन्वेंशन किया होता है, आविष्कारक, उसका नाम लिखा रहता है राइट? तो उनके कैरियर्स वहां पे लिखे रहते हैं। आप उन कैरियर्स को जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है? अब सवाल आता है कि काउंसलिंग हो गई, हेल्थ के बारे में हो गया, लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो कौन है मालूम है? मैं खुद। अगर मैं का संबंध मैं बोलता हूं तो मतलब वो आप लोग खुद हो सकते हो। क्योंकि यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, यहां से लेके वो आखिरी तक, आप सभी सबसे बेहतरीन लोग हो, बड़े खूबसूरत बच्चे हो। आपको किसने बनाया? ऊपर वाले ने। क्या किया है? वेरी गुड। यह आपके चॉइस में नहीं है कि आप किस घर में पैदा हो। क्या है? या ऊपर वाले ने पूछ के दिया कि किस घर में पैदा होगे? नहीं ना। लेकिन ये आपके हाथ में है कि मुझे बनना क्या है। ये तो आपके हाथ में है। मुझे समझना क्या है, पढ़ना क्या है। तो क्या हो गया? मैं खुद। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। क्या है? ये एक तरह का गुण है जो आपको विकसित करना है। क्योंकि टाइम ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया है ना। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलोन मास्क हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे मैं हूं और चाहे आप लोग, सबको सिर्फ 24 घंटे दिए। कितने? उस 24 घंटे में हमें सब कुछ तय करना है। उसी में नहाना है, धोना है, झगड़े करने हैं, कंप्लेन करना है, पढ़ाई करना है, चुगली करना है, नकल करना है, किसी का सर फोड़ने की प्लानिंग करनी है। ऐसा है? ये काम नहीं है ना? वेरी गुड। ये काम नहीं है, अच्छे काम है। हमें इसी टाइम में अपने अच्छे कामों को एक लिस्ट में रखना है। और वो अच्छे काम हम डिसाइड कैसे करें? क्या काम आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए? कितने लोग पढ़ने वाले हैं? वेरी गुड। और कितने बच्चे बाहर निकल के लड़ने वाले हैं? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया बाहर जाके लड़ने वाले हैं। मेरी साइकिल तोड़ दी। मेरे को कोई मारने वाला तो नहीं है जिसकी साइकिल लगी है? मेरी गाड़ी का शीशा मत तोड़ना, मेरे पापा की गाड़ी है वो। ऐसा किसी का प्लान तो नहीं है ना? वेरी गुड। ये सब गलत चीज है। जिस तरीके से अगर कोई आपके साथ बदतमीजी से बात करे, कोई गाली दे, कोई मारे, कोई डांटे, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। वेरी गुड। मतलब सबको बुरा लगता है। इस उम्र में वैसे भी बहुत सारी बातें बुरी लग जाती हैं। अगर कोई प्यार से भी बोलना चाहे, उसकी भावना अच्छी हो, तो भी बुरी लग जाती है। क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं किस परिस्थिति में वो शब्द को सुन रहा हूं। और बाद में जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो समझ में आता है कि वो चीज मेरे काम की चीज। राइट? होता है? नहीं होता है? किसके साथ होता है? वेरी गुड। ताली बजाओ। क्योंकि अपने आप से सबसे पहले सच बोलना सीखो। क्या करो? अगर आपने सुबह 4 बजे का टाइम लगाया कि मुझे 4 बजे उठ के 5 बजे पढ़ाई करनी है, वो भी दिन की रोशनी में, रात की रोशनी में नहीं, क्योंकि दिन भर तो आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे। पड़ोसी के घर जाना है, दोस्त के घर जाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग जाना है, शादी में जाना है, और कौन से है? और कोई स्पेशल काम? अरे फलाना नहरे पे बुला रहे हैं ना, पुलिया पे बैठा कर, ऐसा है? आज तो पार्टी करनी है, ढाबे पे खाने जाना है, मोटरसाइकिल पे घूमना, साइकिल पे जाना है, ये सब बहाने हैं। वो दिन की रोशनी में कर रहे हो? कर रहे हो? क्योंकि दिन की रोशनी तो 12 घंटे या 6 घंटे सर्दी में तो कम हो गई है। और रोशनी आंखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या है ना? तो क्यों ना हम अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अभी आपकी डेट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पढ़ाई। उसके बाद हर काम दूसरा आता है।
राइट? आता है? तो वो पढ़ाई का काम मैं दिन की रोशनी में करूं, मैं सारे कामों को पेंडिंग छोड़ दूं, क्योंकि वो काम आप नहीं भी करोगे तो कोई दूसरा क्या कर लेगा? कर लेगा ना। तो फिर कोशिश करो दिन की रोशनी में पढ़ो, चाहे कितने भी बल्ब लगा लो, चाहे कितनी भी लाइटें लगा लो, लेकिन वो आंखों पे स्ट्रेस देगा और दिमाग पे, और इसकी कमी की वजह से आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते हो और आपके हेल्थ इश्यूज बनते, क्या बनते हैं? हेल्थ खराब होने लगती है। मेरी आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड। तो अगर आपने 4 बजे का उठने का तय किया है और ये तय किया कि दिन की रोशनी में मुझे पढ़ना है, अलार्म बजा और आप उठे ही नहीं, अलार्म लगा दिया 4:30 का, फिर वो अरे धूप हो तब 5 बजे निकल जाएगी, बड़ा ठंडी पड़ा तो थोड़ा रजाई सरका ली, 6 बजे उठा, अरे कौन आ जाता तो मार कहाँ काज होता है, तो कितने बजे उठा? 7 बजे, राइट? आपने कमिटमेंट किया कि आज ये चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो चलो अभी तो फिलहाल मार्केट चलते हैं, मार्केट से आते हैं, अरे यार 4 बज गए, दोस्त क्या क्रिकेट खेलने जाना था, पहले क्रिकेट खेल लेते, रात हो गई और सो गए, अब कल पढ़ो। तो एग्जाम से कितने घंटे पहले पढ़ना शुरू करते हो? 1 रात पहले, और पढ़ते पढ़ते थक जाते, भाग पाला जॉन में देखा जाएगा। होता है? सबको हंसी आई, लेकिन आपने इसकी बेइज्जती किसकी की? खुद की। आपने शाब्दिक रूप से गाली नहीं दिया, व्यवहारिक रूप से उसको पीटा नहीं, लेकिन आपने किसकी बेइज्जती की? खुद की। तो जब आपकी बेइज्जती खुद हो रही है तो दुनिया करेगी तो क्या गलत है? सही है? आपने अपना कमिटमेंट फॉलो नहीं किया ना। तो इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कम से कम अपने आप से सच बोलूं, मैं अपने कमिटमेंट्स को खुद पूरा करूं, राइट? अगर आप ऐसा अभ्यास अपने आप के साथ करते हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट, राइट, साइकिल मांगने की जो कला थी, मतलब किसी को कन्विंस करने की, ये कला को विकसित करते हो, राइट? अगर आप पंचुअल और रीडिंग हैबिट अपने टाइम पे तैयार करते हो, क्या करते हो? रीडिंग हैबिट, और रोज पढ़ाई करते हो, लगातार करते हो, तो आप पढ़ाई में कितने आगे निकलोगे? एग्जाम से 1 रात पहले या 2 रात पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कला विकसित करते हो कि अगर मेरे साथ कोई समस्या आती है या मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है या मुझे आज का सेशन देखना है, इसे इंटरनेट पे अच्छे कंटेंट, बुरे कंटेंट बहुत आएंगे लिंक, है ना? बड़ा मजा आता है गंदी कॉमिक्स, किताबें, वीडियोस देखने में, आते हैं ना? चाहे लड़के हो लड़की, दोनों इक्वल ही हैं, सबके हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। उन चीजों से बच के अच्छी चीजें कैसे की जाए, इसका विकास अपने दिमाग में कैसे करें, ये कला विकसित करते हो तो आप अपने आप को अगले 1 साल में कहां देखोगे? आपके शब्दों में, आपकी जो शब्द कोश में कितने इंपॉर्टेंट शब्द आ जाएंगे, राइट? एक दिन में अगर आप 200 से ज्यादा शब्दों को अपने शब्दकोश में डालोगे, जो नए शब्द और अच्छे शब्द हो, तो क्या होगा? आपकी बातचीत की कला इंप्रूव होगी। अगर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंट कहां होगा? आत्मविश्वास कितना होगा? अच्छा होगा। हमारे देश में महिलाएं क्यों इतनी पीड़ित हैं? कोई कारण है? कोई बताएगा? सरकार तो बराबरी का अधिकार देता है, आप बराबरी का ड्रेस पहन के क्लासरूम में बैठे हो, बराबरी की फीस ली जा रही है, लेकिन क्यों महिलाएं या आने वाली जो औरतें हैं वो सबसे ज्यादा शोषण है? क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है। क्या नहीं है? वो 2 पैसे के लिए या तो अपने माँ बाप पे या अपने पति पे या किसी और पे निर्भर होती है। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दूसरे से मदद मांगना, क्योंकि मदद मांगने के लिए आप बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हो। क्या करते हो? कॉम्प्रोमाइज समझते हो ना? क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? हाँ, कॉम्प्रोमाइज मदद देती है, वेरी गुड। और उस मदद के बदले बहुत कुछ तुम्हें खोना पड़ता है, बहुत कुछ उसको फेवर करना पड़ता है, उसकी मदद करनी पड़ती है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। यही चीज लड़कों पे है। अगर आप 2 पैसा किसी से मांगते हो तो कितना कन्विंस करना पड़ता है, राइट? तो क्या आप लोग बड़े होके ऐसा करना चाहते हो? नहीं। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? टाइम मैनेजमेंट। क्या है?
टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लिस्ट आउट करनी है और सबसे पहले वो काम करना है जिसका रिप्लेसमेंट आपके अलावा कोई ना कर सके। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या है? वेरी गुड। उसको माँ बाप पढ़ के तो एग्जाम में नहीं देंगे ना, उसको दोस्त पढ़ के तो देगा नहीं, वो अपने परीक्षा लिखेगा। ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार और ना वो प्रिय सज्जन जिसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। सही है? एग्री कर रहे हो? थैंक यू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुनून। क्या है? पैशन। जिस तरीके से साइकिल सीखने का जुनून आपके अंदर था, गिरे पड़े लड़खड़ाए, लेकिन साइकिल, कोई भी कला आप इसी तरीके से सीख सकते हो, पैशन या जुनून से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जुनून तो है लेकिन 2 दिन बाद ठंडा हो जाएगा, सेम सुबह उठने की तरह। तो आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी यानी खुद को मोटिवेट करने की कला विकसित करनी है। क्या करनी है? अपने आप को जोश में भरने के लिए। ये टेक्निक कैसे होती है? कितने लोग स्पोर्ट्स देखते हो यहाँ पे? लड़कियां और लड़के देखते हो? वेरी गुड। स्पोर्ट्स में क्या होता है बताओ? ये बताएंगे भाई साहब, इन्होंने बहुत देर बाद हाथ उठाया। हमें अच्छा लगेगा अगर नए लोग हाथ उठाएं। सॉरी यार, मैच देखते हो? तो उसमें क्या होता है जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता है तो बैट दिखाता है? वेरी गुड। प्लीज, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल के लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। हाँ, कराटे। वेरी गुड। कराटे में जो जीतने वाला प्लेयर होता है वो क्या करता है? वो जब जीतता है तो अपने आप को क्या करता है? तारीफ करता है, अपनी टी शर्ट को चूमता है, हाथ ऊपर करता है। वेरी गुड, ताली बजाओ। अपने आप की तारीफ करना या अपने आप को प्रोत्साहन देना मुंह मियां मिट्टू नहीं होता है। सुना आपने? मुंह मियां मिट्टू मत बनो, ये कहावत है। सही तरीके से सही टाइम पे अगर आप अपनी तारीफ करते हो तो आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा, कई लोग बोलते हैं गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अपने हाथ को मारते, पीठ को मारते, हाथ को ऊपर करते, टी शर्ट को चूमते हैं, बैट को दिखाते हैं। यह तरीका है अपने आप को बूस्टअप करने का। क्या है? जब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया या एक क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स कर लिए तो अपने आप की तारीफ खुद करो। करते हो अपनी तारीफ? नहीं, अपनी तारीफ तो आती ही नहीं है। दुनिया की तारीफ झूठी करती है लेकिन अपनी तारीफ नहीं आती। तारीफ और चापलूसी में अंतर होता है। क्या होता है? तारीफ सच्ची चीजों पे होती है, चापलूसी झूठी चीजों पे होती है। चापलूसी में आप चीजों को जब बोलते हो तो उसमें अतिशयोक्ति होती है। वो चीज जो वाकई नहीं होता और सामने वाले को पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और इसको कोई काम निकलवाना है। लेकिन जब आप तारीफ करने की कला विकसित करते हैं, क्या करते हैं? वेरी गुड। वो आता है अभ्यास या प्रैक्टिस से। वो रातों रात नहीं आएगा। जैसे आपने साइकिल रातों रात नहीं सीखी ना, ऐसी ये कला भी आपको सीखनी पड़ेगी। आपने आखिरी बार अपने माँ बाप के खाने की तारीफ कब की? या माँ बाप के दिए हुए कपड़े की तारीफ कब की? या कब आपने आखिरी बार अपने माँ बाप, अपने शिक्षकगण या अपने सहपाठी को धन्यवाद कहा कि आज तुमने मेरा दिन बहुत अच्छा बनाया, या फिर आज तुमने मेरे साथ क्लासरूम में बैठकर मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं क्लास में अकेला नहीं हूं, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ रहे हैं, वी आर ए टीम। कभी आपने ऐसा धन्यवाद किसी को दिया? एक एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने अगल बगल के बंदे से 30 सेकंड्स में बात करो और एक दूसरे को धन्यवाद दो कि वो आपके साथ बेंच शेयर कर रहा है और इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहा है। तो टाइम स्टार्ट, आप लोग आपस में बात करो, एक दूसरे का नाम जानो और धन्यवाद करें। प्लीज आपस में करो, वैसे हाथ मिलाओ, हेलो करो, हाथ मिलाओ, या कोई दूसरे तरीके से जो भी नमस्ते करना है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको पसंद है।
चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा दोस्त से बात करके। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी की जेन्युइन तारीफ करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे दिन भर दिमाग में ऐसी बातें नहीं आती है जो हमें डिमोटिवेट करती हो या हमारी एनर्जी को कम करती हो। क्योंकि अगर किसी के टूटे हुए शब्द या बुरे बुले हुए शब्द हमारे कानों में जाते हैं तो वो दिमाग को जाता है और हम सारा दिन एनर्जी के बिना बिताते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा अभ्यास करें या ऐसा वातावरण बनाएं जहां पे तारीफों की दुनिया हो। अगर मैं जेन्युइनली इनकी तारीफ करूं तो ये हंसने लगेंगे, क्योंकि इनके आसपास किसी ने इनकी तारीफ नहीं की, इनको लगेगा मेरा मजा ले रहा है, आज तो मैं ही बकरा मिला हूं, सुबह से कोई मिला नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हमने ऐसा समाज ही नहीं बनाया, हमारे आसपास ऐसा परिवेश ही नहीं है। लेकिन आप लोग किशोर हो, आपके दोस्तों का एक ग्रुप होगा, कोई ना कोई गेम खेलते होंगे, जैसे जॉली होगा, कोई और एक ऐसा गेम होगा जिसमें आप लोग एंजॉय करते हो, राइट? वो गेम बाकी लोग नहीं खेलते, तो क्यों ना तारीफों का गेम खेला जाए। ऐसा हो सकता है? कर सकते हो। रोज सुबह अपनी तारीफ कर सकते हो, अपने टीचर को थैंक यू बोल सकते हो। आज घर जाके सबसे पहले अपने मम्मी पापा को धन्यवाद बोल सकते हो कि कम से कम इस उम्र तक आपको झेल के बनाया, झेल के बनाया ना। कोई कंफर्टेबल जोन में तो है नहीं, या कोई कंफर्टेबल जोन में ऐसे पैसे निकाला, जाओ बेटा आज मैं खुश हुआ, ये लो पैसे, ऐश करो। ऐसा होता नहीं है किसी के पास तो बता दो यार, मुझे दे दो, बड़ी दिक्कत है, 2-4 और कॉलेज में जाना है मुझे। ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। तो आप वो सब चीजें, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, क्या चीज, जीवित हो या अजीवित हो, जैसे ये धूप, ये बारिश, ये हवा, ये टेबल जिसमें आप बैठे हो, अगर आपने ये कला विकसित कर ली कि मैं इन सबको अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड कर सकूं, धन्यवाद दे सकूं, तो ये कला आपको बहुत आगे लेके जाएगी, राइट? ऐसा करोगे आप? ये आपकी अच्छी सोच को बढ़ावा देगा। क्या किसी ने कभी इस निर्जीव बेंच को धन्यवाद किया है कि आपके 40 किलो वजन को झेल रहा है? 2 लोग हो गए 80 किलो। कोशिश करो, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ, ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है। हम केवल इस हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं, हम साझा कर रहे हैं वो लिविंग थिंग, लॉन्ग लिविंग थिंग, ये चींटी, ये हवा, हर चीज के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन सब पे हमारा उतना ही अधिकार है जितना उनका हम पे है। तो कोशिश करो एक बार धन्यवाद देने की, और अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलने की क्षमता भी विकसित करो। ये नहीं कि अब कैसे उनके बोल दे, वो हम तो उनसे बड़ा पहलवान है, होता है ऐसा कि कैसे बोल देना, होता है ऐसा। तो अगर आप ये कला विकसित करते हो तो आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहोगे और पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी, और सारा दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे। क्या करोगे? और इसकी वजह से आप सेल्फ मोटिवेटेड करोगे। क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर पाते हो और आप अगर मदद नहीं करते हो तो सारा दिन कौन सोचता है? मैं सोचता हूं कि मैं उसकी मदद कर सकता था, आज उनके मजा आई ना करना। वो तो अपना काम निकाल लेगा, क्योंकि किसी का काम रुकता नहीं है। क्या है? किसी का काम रुकता नहीं है। अगर एक स्कूल नहीं तो दूसरा स्कूल, एक दोस्त नहीं दूसरा दोस्त, ये नहीं तो किताब, कोई भी चीज हमने बनाई नहीं है, सब किताबों से पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता वो खोज लेगा। लेकिन उसके तुम्हारे ना करने से उसको एक और ऑप्शन मिल गया, आप ही उसके ऑप्शन नहीं थे। लेकिन परेशान कौन हुआ? मैं खुद। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, या माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है। माफी मांगने का मतलब ये हुआ कि मैं अपनी रेस्पेक्ट करता हूं और अपने आप को सजा नहीं दूंगा और अपने हार्मोन्स को नॉर्मल रखूंगा। क्या करें? अब मुझे एक सवाल क्या है, मैं हार्मोन्स बोल रहा हूं, किसी को हार्मोन्स का मतलब समझ आ रहा है? किसी को नहीं? चलिए, मुझे लग रहा था मैं ज्यादा बोल रहा हूं। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर बनने वाले केमिकल हैं। क्या है? जो ये खून के रास्ते हमारे शरीर में रहते हैं। अगर हम रोते हैं तो जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। रोने के बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। जब हमने हंसा तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल बने जो हमारे शरीर के अंदर तुरंत एनर्जी ले आता है, राइट?
अगर सामने कोई डर आता है, कोई डर लगता है, तो जो भागने के लिए हमें एनर्जी चाहिए वो हार्मोन्स के थ्रू हमारे सेल्स को जाते हैं, कोशिकाओं को, ठीक है। तो हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर वाले बनने वाले केमिकल हैं, ठीक है, जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और चिड़चिड़ाते हैं। तो ये हार्मोन्स है, क्या है, और ये हार्मोन्स निकलते किससे हैं, ग्लैंड से, ओके। और इनके सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो उन हार्मोन को कैच करते हैं, जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं वही उन हार्मोन्स को पकड़ते हैं। तो मैं आपको एक दिमागी ट्रिक बताया हूं जो आपको अच्छे हार्मोन्स निकालने में हेल्प करेगा। वो क्या है, सबको धन्यवाद करो और अगर गलती हो जाए तो सबसे वेरी गुड। अब हमने 2 स्किल्स की बात कर ली, क्या चीज, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। इसके अलावा भी और भी एक्सरसाइज हैं। अपने आप को गुड जॉब बोलो, छोटे छोटे जॉब करने के बाद अपनी तारीफ करो, या फिर कहीं पे राइट डाउन करो, या फिर आपने देखे होंगे जब आप कोई प्राइज जीतते हो तो कहाँ रखते हो, शीशे में कि फेंक देते हो, हाँ, वेरी गुड। क्यों, उसको देख के मोटिवेट होते हो ना। अब ये स्कूलों में जो फोटोज लगी रहती हैं ये मोटिवेशन देता है कि सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, फिर भीमराव अम्बेडकर, राइट, इन लोगों के संघर्ष की कहानी से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम ऐसी फोटो रखते हैं। तो जब हम कोई चीज, छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में सफलता लाएं तो उस सफलता की तारीफ खुद करें, क्या करें, अच्छी चीजों पे, और ऐसे चीजें विकसित करें जिससे हमें अच्छी चीजें देखने की अभ्यास हो, ठीक है। तो हमने बात की पैशन, मोटिवेशन और सेल्फ एफिकेसी। अगर ये 3 चीज आपके पास रहे तो कोई भी कामयाबी आप कुछ भी, अगर आज के दिन में पढ़ाई करने का मन हो तो पढ़ सके। लेकिन फिर भी एक टेक्निक होती है कि हम किसी आदत को अपने व्यवहार में या परमानेंट आदत कैसे बनाएं, है ना। कोशिश तो हम पूरा करते हैं कि नहीं करते। 5 मिनट, ये लास्ट टेक्निक, 21 डेज प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं, टाइम तो नहीं हो रहा, 21 डेज प्रैक्टिस। ये एक ऐसा नंबर है जो आपके किसी भी चीज को सीखने में बहुत मदद कर सकती है। क्या कर सकती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप किताब खोलते हो और नींद आ जाती है, 2 पेज पढ़ते हो, नींद आ जाती है, और उसी वक्त सारे काम याद आएंगे, सारे काम याद आते हैं उस टाइम, राइट। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, ये क्लियर है ना कि दिन की रोशनी में पढ़ रहे हो आप, मैं ऐसा मानता हूं, रोशनी बराबर रहेगी तो दिमाग इधर उधर कम भटकेगा, राइट। अंधेरे में हम लोग कल्पना ज्यादा करते हो नहीं करते, वेरी गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई। 15 मिनट के अंतराल के अगर हम लें, एक रीडिंग की और 15 मिनट का गैप लिया, 15 मिनट में हमने अपना छोटा मोटा काम किया, या इधर थोड़ा अपनी सीट से उठ के वहां तक चले गए, या थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, सुबह उठे और हाथ ऐसे कर लिया, झटक लिया, तो पूरे केमिकल फैल गए। ऐसे बैठे रहेंगे तो केमिकल सुखड़ जाते हैं, ठंडियों में वैसे भी मैच्योर हो जाते हैं, केमिकल है ना बॉडी के अंदर, राइट। सुबह उठते तो अंगड़ाई कौन लेता है, कोई लेता है, शर्म आती है, नहीं, ये अच्छी बात है। आप अपनी बॉडी को वार्म अप दे रहे हो। आपने स्पोर्ट्स में देखा ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते लोग रेस शुरू करने से पहले, क्यों, वो वार्म अप कर रहे होते हैं। तो जब सुबह उठो तो पहले ये कर लो, पढ़ाई करने बैठे 15 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट में थोड़ा ये एक्सरसाइज कर लिया या फिर छोटा मोटा काम कर लिया। लेकिन 15 मिनट, ये नहीं कि 1 घंटा गायब हो गए, मार्केट में गए तो गए ही गए ऐसा नहीं। 15 मिनट में वापस आओ और फिर से स्टडी करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे आपका क्रम देखोगे, आप विकास जैसे जैसे पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। ये एक रीडिंग का तरीका है। दूसरा तरीका रीडिंग का है कि आप जैसे मूवी या क्रिकेट देखने जाते हो तो आपस में पहले चर्चा करते हो। क्या चर्चा करते हो कि क्रिकेटर कौन था, लास्ट मैच कैसे हुआ। आप जितनी इंफॉर्मेशन उसकी चीजें बटोर सकते हो बिना मैच देखे बटोरते हो, करते हो। तो जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो कोशिश करो कि सारी इंफॉर्मेशन जो दोस्तों से मिल सके, किताबों से या कहीं लिखी हुई मिले या आपके प्रैक्टिकल लाइफ में हो, वो सारी इंफॉर्मेशन को बटोर लो। और ना समझ में आए तो क्वेश्चन बुक के पीछे क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर के, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो ताकि पता तो चले मैं पढ़ने वाला क्या हूँ। पता चला ऊपर का एक भाग पढ़ रहे, पीछे का भूल गए, फिर दूसरा भाग आया तो ऊपर का भूल गए, समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ क्या रहा हूं मैं और मुझे खोजना क्या है इसमें।
तो वो सर्वे कर लो और इस तरीके से आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हो। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हाउ टू स्टडी, मैं इसके ऊपर अगली बार आपको चर्चा कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है। तो सिंपल सा ट्रिक याद रखो, हर 15 मिनट में आपको ब्रेक लेना है। अब 21 दिन का फॉर्मूला, कोई भी चीज आपको सीखना हो, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, पढ़ाई हो या कुछ भी, पहले 5 दिन आप ट्राई करो उस निश्चित समय पे जो आपने तय किया कि मुझे इतने बजे करना है। पहले 5 दिन में वो सारी दुनिया की समस्याएं उस पर ही गिरेंगी। कैसे आएंगी? किसी की गाय मर जाएगी, कोई पड़ोस में चला गया, किसी का बर्थडे आ गया, आज बारिश आ गई, आज लाइट नहीं था, घर में पानी नहीं था, आज पापा घर पे नहीं थे, आज मम्मी घर पे नहीं थी, आज मैं घर पे नहीं था। वो सारी समस्याएं वो 5 दिन में आएंगी। जो आपको जो काम करने के लिए आपने सोचा है उसको रोकने के लिए, जब कभी लेट हो रहे हो तो सारी समस्या आप भी आती है, ट्रैफिक जाम, गाड़ी खराब, 100 मुसीबत आती है। ऐसे ही पहले 5 दिन में वो सारी मुसीबत आएगी, लेकिन आपको उस समय पे पढ़ना है। क्या करना है? करोगे? पढ़ाई के अलावा अगर कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन पहले 5 दिन आपको दृढ़ निश्चय बना लो कि अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है और 5 बजे तक रेडी होकर दिन की रोशनी में पढ़नी है। पहली सूरज की किरण के साथ मुझे अपनी किताब खोलनी है। वो 1 घंटे में मुझे नहाना, धोना, सब कुछ करना है अंधेरे में, लेकिन रोशनी के साथ, पहली रोशनी के साथ अपनी किताब खोल देनी है। अध्यापक हो और टीचर हो, सॉरी स्टूडेंट हो, इसलिए पढ़ाई की बात कर रहा हूं, राइट? पहले 5 दिन, उसके बाद 7 दिन और उसके बाद 21 दिन। आप देखोगे 5 दिन के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, फील होगा, अपनी तारीफ करोगे, वाह मैंने इतना पढ़ लिया। 7वें दिन तक कंटिन्यू करो, उसके बाद रोज 21 दिन तक जैसे आप करोगे, 21 दिन में आपके ना शरीर में दर्द होगा, ना पैर में दर्द होगा, ना दिमाग फटेगी, ना नींद आएगा और कोई भी काम आपकी आदत बन जाएगी। कोशिश करके देखना, अगली बार रिव्यू ले लूंगा अगर मैं यहां से जाऊंगा। ओके, ये 21 दिन का फॉर्मूला है। डन? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज, एक काम करते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। कैसे करते हैं? हाथ ऊपर कर लो, सब हाथ ऊपर करो, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो। आपको लगता है फुल हो गया या और ऊपर कर सकते हो? और ऊपर करने की गुंजाइश है? किसकी गुंजाइश है वो करे? शाबाश, अब नीचे कर लो। ये एक्सरसाइज इसलिए बोला क्योंकि हम कोई भी काम पहली बार करते हैं ना, तो उसमें हम गुंजाइश छोड़ देते हैं। अगर हम पहला ही काम पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करने की कोशिश करें तो कितना टाइम हमारा बच जाएगा, राइट? यानी जब आप 12वीं के बाद निकलो तो कोशिश करो कि 12वीं के बाद में ही पूरा एंट्रेंस का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में किया जाए। 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर लिया जाए, बाहर जाके तैयारी ना करें, नहीं तो फिर गुंजाइश रह जाएगी लंबे समय तक तैयारी करनी है। और इसमें आपका इन्वॉल्व होगा पैसा, समय और उसके बाद जो दिमागी परेशानी है। और हर साल नए कॉम्पिटिटर आपकी तरह बाहर आएंगे और उनका चैलेंज होगा और होशियार बच्चों से। डे बाय डे बच्चे बढ़ रहे हैं, कट ऑफ मार्क 98% हो गया, राइट? बीएससी और इंजीनियरिंग में। मालूम है आपको ये बात? कट ऑफ चेक करने आता है? वेबसाइट पे जाके चेक करो कट ऑफ क्या है, बीएससी का या इंजीनियरिंग का या आर्ट्स का। जितने भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई है और हर साल इंटेलिजेंट बच्चे आपकी तरह निकल रहे हैं। तो ये एक एक्सरसाइज था कि हम जो है पहले अटेम्प्ट में ही पूरी कोशिश करें। ओके, चलो, कोई हंस नहीं रहा है, एक हंसा जाए। हंसने आता है बिना जोक का? किसी को हंसने आता है? नहीं, एक बार हंसा जाए। कोई जोक सुनाएगा कि बिना जोक के हंसने आता है? आप हंसोगे? आओ, आप बड़े अच्छे से लग रहे हो। क्या नाम आपका? हाँ, इनका नाम अभिषेक है। क्या नाम है? इनके लिए क्लैप करो। क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंस से मेरे साथ आए हैं। नॉर्मली मैं जब कहीं वर्कशॉप करता हूँ तो बच्चे हेजिटेट करते हैं, भैया उनको पकड़ो, उनको पकड़ो, या फिर वो घबराते हैं, लेकिन ये पूरे कॉन्फिडेंस आए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों के बात बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा और आप लोग हंस पाओगे कि नहीं हंस पाओगे। तो इसलिए मैंने अभिषेक को और खुद यहाँ पे पहले हम लोग हंसेंगे बिना जोक के।
क्योंकि जिंदगी में जब प्रॉब्लम्स आएगी ना तो कोई जोक नहीं सुनाएगा, आपको वो परेशानी खुद झेलनी है। परेशानी अस्थायी है लेकिन जिंदगी स्थायी है। तो उस परेशानियों को निकलने के लिए आपको खुद हंसने आना चाहिए। वो सेल्फ मोटिवेशन बोल सकते हैं या लाफ्टर थेरेपी बोल सकते हैं, ठीक है। चीखना नहीं, हंसना है। मैं हंसूं क्या पहले आप चलेगा ऐसे? इन्होंने कहा पहले मैं हंसूं, तो मैं हंसता हूं काउंटिंग 3 पे। 1 2 3। ठीक है, 3 की काउंटिंग 1 2 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, मैं आपका साथ देता हूँ, हम दोनों मिलकर हंसेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है। वैसे तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसमें अभी मैंने 2 चीज़ें कवर करनी थी, वो मैं लास्ट में जाते जाते कर लूँगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस अवस्था में किए गए क्राइम, राइट, वो क्राइम को कैसे हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हंसने वाली टेक्निक कर लेते हैं, क्योंकि सबके पास परेशानी है ना, परेशानी है ना आपके पास परेशानी। 100 परेशानियाँ लड़के आए होंगे, खराब हो गया, कॉपी के पैसे नहीं रहे होंगे, पापा ने कुछ बोल दिया होगा, है ना, बोला होगा ना, लेकिन वो कल मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए, तो देखो हंसो। चलो मेरे साथ कम ऑन। वेरी गुड, चलो उनके लिए क्लैप करो। अब जितने लोग क्लैप कर रहे हैं ये लोग भी हंसेंगे इनके साथ। आप बेंच पे रहिए, हंसोगे ना? ओके, तो क्या मैं गर्ल्स वर्सेस बॉयज या बॉयज वर्सेस गर्ल्स कराऊं? ऐसा करूं या इकट्ठे हंसोगे? एक साथ हंसोगे? तो कोई चीखेगा नहीं, हाँ, कोई अलग से आवाजें नहीं निकालेगा, इंसानी आवाज होनी चाहिए, ठीक है, और बच्चों वाली। वेरी गुड, चलो मैं काउंटिंग करता हूं, 1 2 3। बस आप अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं, मैंने नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग हंसिए, यस प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा सबको? ये छोटी सी हंसी आपको जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व करती है, राइट। अब मैं आता हूं, इस उम्र में क्राइम रेट क्यों इंक्रीज होता है। आपने तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जब हम अपना आपा खो देते हैं, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो या समाज के बीच में हो, या लड़का लड़की को छेड़ रहा है या लड़का लड़की को छेड़ रहा है, और ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब हम गलत कदम उठा लेते हैं। उस टाइम अपने आप को हंसाकर उस सिचुएशन से बाहर निकालकर या दूर जाने में ही समझना है, राइट। किसी दोस्त के चढ़ावे में आके किसी दोस्त या किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी नहीं करना है। इस उम्र में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली लड़कों के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजमगढ़ का नाम बहुत बदनाम है। आपको मालूम है, इस उम्र में किसी भी लड़की या महिला के साथ किसी भी प्रकार का इशारा, किसी भी प्रकार की ध्वनि जो उसको विचलित करती हो, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी कॉपी में लिखी गई हो, या कोई भी ऐसी टिप्पणी जो बाथरूम या दीवार पे लिखी गई हो, या उसका नाम से लिखा गया हो, चाहे सड़क में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, इसे मोलेस्टर बोलते हैं। और इस उम्र में अक्सर अट्रैक्शन या क्रश के कारण ये कारण हो जाता है। तो कोशिश करें आप ऐसा ना करो। अगर बाई चांस आपसे ऐसी गलती हो जाए
तो आप माफी मांगने में तुरंत पीछे ना रहो, कोई शर्म नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न हो गई, आप अपना आपा खोल दिए, तो सामाजिक तौर पे आप माफी मांग ले। माफी इसलिए ना मांगे कि वो लड़की है, इसलिए कि आप लोगों को एक बेहतरीन माँ ने पाला है। आपकी माँ ने ऐसे संस्कार दिए हैं जो औरतों को या लड़कियों को इज्जत करना सिखा रहे हैं। एग्री कर रहे हो? आपकी माँ सबसे बेहतरीन है ना? उसने आप लोगों को ऐसी चीजें सिखाई हैं कि आपको इज्जत करने आना चाहिए। अगर आप इस क्राइम के चक्कर में पड़ गए तो आपका भविष्य अंधकार में है, राइट? यह चीज केवल लड़कों पे लागू नहीं होती है, यह चीज लड़कियों पे भी लागू होती है। बड़े शहरों में अपना काम निकालने के लिए या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लड़कों को फंसाया जाता है, लेकिन कानून में ऐसे प्रावधान है कि लड़कियों पे भी अपोजिट केस किए जा सकते हैं। तो अब मैं आखिरी बात, अगर अपने आप को जिंदगी में अच्छा बनाना है तो आपका आचार, व्यवहार, विचार और खाना, ये सब आपको अच्छे रखने होंगे। केवल नमस्कार ही नहीं करना है, लेकिन अपने दिमागी तौर से नमस्कार करना है और अपने दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि मैं क्यों उसको नमस्कार कर रहा हूं, तो बेवकूफ है, ऐसा बोलना नहीं है। अपने अंदर अच्छी भावना करोगे तो आप अपने आप स्वस्थ रहोगे और अपनी इज्जत खुद करोगे। ओके बच्चों, ये फाइनल वर्ड था। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूं आप लोग जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि आपके दोनों पक्षों से सवाल आए और मैं उस सवाल के आंसर्स देने की, उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज, कोई क्वेश्चन है? यस बेटा। इंस्पायर उत्तर प्रदेश, वेरी गुड। प्लीज, इंस्पा जो है वो इंडियन स्कूल ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, तो ये हर राज्यों में इसका ब्रांच है। तो इसके प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र राजपूत है। ये वही संस्था है, उसका एक विंग है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं जो आप जैसे बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पे हेल्प करते हैं, आप लोगों को अच्छी राह और आपकी जो अंदर की पोटेंशियल है जो आपको आगे ले जा सकता है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। ओके, आप इसके बारे में इंटरनेट पे डाल सकते हैं, इंस्पा डालेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। और कोई प्रश्न, व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछ सकते हैं और पढ़ाई से कुछ भी, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आप पूछ सकते हैं। कोई और? कोई प्रश्न नहीं है? कोई बात नहीं, पूछिए। नहीं है? कोई बात नहीं। मैं मानता हूं कि कई बार क्या होता है ना, हमें ऑन सिचुएशन कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन जानने के बाद हमें प्रश्न आते हैं कि मैं ये सवाल पूछ लेता तो शायद इसका आंसर मिल जाए, या हो सकता है कि आप अपने प्रश्न कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो। तो मैं आप लोगों की सहायता के लिए अनिता एजुकेशनल हेल्थ वेलफेयर ट्रस्ट का गूगल पे और फेसबुक पे पेज है, राइट? आप उसके मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। मैंने नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये वेबसाइट पे आओ, वहां पे आप अपने इंफॉर्मेशन रखोगे तो सारी चीजें गोपनीय रखी जाएगी। ओके, और उस पर कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग भी हो सकती है, तो आप इंटरनेट पे वहां से सर्च कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग पे आता है और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके बच्चों, तो मैं यहाँ क्लोज करूँ ये वर्कशॉप। कोई प्रश्न नहीं है? चलो, थैंक यू वेरी मच।